नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। आपकी वोकैब की सीरीज में आज मैं लेके आया हूँ डे नंबर 26 और आज हम 100 शब्द और सीखेंगे। आज से पहले 2500 शब्द सिखा चुका हूँ मैं, इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो फटाफट जो है आप लोग प्लेलिस्ट ढूंढिए और प्लेलिस्ट में जाके अगर कोई नया बच्चा है तो डे 1 से सीरीज देखना चालू कीजिए। वैसे अगर मिड में भी कोई डे उठा के देखेंगे तो समझ में तो आ जाएगा, क्योंकि वोकैब है, समझ में आना तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन ये पूरा का पूरा एक ऐसा कलेक्शन है जो प्रीवियस ईयर का पूरा कलेक्शन है। डे 1 से स्टार्ट करके डे 90 तक अपने को चलना है। 9000 प्रीवियस ईयर के मैं आपको वोकैब पढ़ा रहा हूँ। इस वोकैब को करने के बाद, इस सीरीज को करने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम से छूटेगा नहीं। तो चलो फटाफट आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और हर रोज की तरह मैं अपनी क्लास में एक बात कहना चाहूँगा कि ये रहा हमारा दिमाग, जिसके अंदर आज हम 101 शब्द और डालेंगे और पहले से 2500 शब्द एडेड है। टोटल मिला के हो जाएगा 2600। इस 2600 में से मेरा मानना है कि मैंने बहुत सारा समय दिया आपको रिवीजन करने के लिए, तो तकरीबन 2200 शब्द आपको याद होंगे। 300 और प्लस आज 100 शब्द मिला के 400 शब्द आपको नहीं याद होगा, या याद हो सकता है तो सिंगल स्टार डालो, डबल स्टार डालो और रिवीजन का साइकिल लगाओ। 6 से 7 रिवीजन डालो इसमें। जैसे आप रिवीजन डालोगे घूम के यहाँ आ जाएगा। जिस दिन मेरी क्लास नहीं आती वो ये पूरा का पूरा रिवाइज करो, क्विजेज के थ्रू भी रिवाइज करते हो वापस। अगर इसमें से कुछ भूले तो यहाँ पे डालो और 7 से 8 मेरी क्लास देखो। जिस दिन मेरी क्लास ना आए उस दिन 6 से लेके 8 तक पूरा का पूरा रिवीजन करो। मैं 90 क्लास पूरा कराऊंगा, पूरा 9000 वर्ड्स आपको कराऊंगा। 9000 वर्ड्स बिल्कुल ऐसा नहीं होगा मैं नहीं कराऊंगा, थोड़ा ये हेक्टिक लगेगा क्योंकि बहुत सारे शब्द है, बहुत सारा काम करना है, बहुत सारा मेहनत करना है। तो देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर रैंक बनाना है आपको और एग्ज़ाम क्लियर करना है तो यार मेहनत करनी पड़ेगी। जो बच्चा बिल्कुल शुरुआत कर रहा है उसके लिए सीरीज बहुत फ़ायदेमंद है। जो बच्चा अभी का एग्ज़ाम देने जाने वाला है वो इसको स्किप कर दे या टेलीग्राम से जाके पीडीएफ डाउनलोड करके ये देख ले कि इसमें से कोई शब्द ऐसा तो नहीं है जो नहीं याद है उसे, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर का वोकैब है। प्रीवियस ईयर का वोकैब है, पीवाईबी है। अब क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करने का टाइम भी आ गया है। हम लोगों ने 2500-2600 शब्द कर लिए हैं। मैं कब से प्लान कर रहा हूँ, अभी तक प्लान नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैं प्लान करता हूँ ताकि मैं आपकी प्रैक्टिस भी करा सकूँ। चलो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 20 से एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। आप इसमें देखो कितने वन वर्ड्स आपको आते हैं और कितने नहीं आते। जो नहीं आते सब पढ़ना। देखो बैक पाइप एक इंस्ट्रूमेंट होता है, बैक पाइप एक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बजाया जाता है, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों को देखा होगा कैसे गले में और डाल के नीचे बैक नामा बना होता है और उससे फिर वो बजाते हैं। तो जिसको आप मसाक बोलते हो हिंदी में, मसक बोलते हो अब हिंदी में, तो बैक पाइप को बजाने वाले को बैक पाइपर बोलते हैं। ये भी एक बार एग्जाम में आया था, बैक पाइप को बजाने वाले को बैक पाइपर बोलते हैं। बहुत सिंपल सा था, बहुत याद भी हो जाएगा। एक बार पढ़ लोगे उसके बाद दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा शब्द है बाल्डरडेस। बाल्डरडेस, बाल्डरडेस जो शब्द है ये आपके प्रीवियस ईयर में आया है। इसका मतलब बकवास होता है। क्या होता है बाल्डरडेस? कोई बात है तो बकवास होता है। इसका मतलब क्या होता है? बकवास होता है बाल्डरडेस का मतलब। इसके लिए स्टेटमेंट आया था सेंसलेस टॉक। सेंसलेस टॉक हो मतलब बकवास बात कर रहे हैं, सेंसलेस राइटिंग हो तो उसको क्या बोलते हैं? सेंसलेस टॉक या सेंसलेस राइटिंग को बाल्डरडेस बोलते हैं, मतलब बकवास बोलते हैं। ये थोड़ा याद होगा, बार बार भूल जाओगे, ठीक है ना। आप इसको याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हो कि बड़बड़ा रहे हो तो ऐसे कुछ सेंस बन जाएगा, तो मतलब नॉनसेंस बात कर रहे हो तो बाल्डरडेस का मतलब बकवास होता है। हिंदी में सीधे याद रखोगे ज़्यादा आसानी से याद रहेगा, जिसको आप सेंसलेस टॉक या सेंसलेस राइटिंग बोल सकते हो, ठीक है। अगला जो है वो है बैलिस्ट्रोफोबिया। फोबिया जो है ये आपका सफिक्स है जिसका मतलब होता है डर। ये आपके एग्जाम में आया था। बैलिस्टिक मिसाइल का नाम सुना है आपने? बैलिस्टिक मिसाइल का नाम सुना है? तो अगर मिसाइल मिसाइल से अगर डर लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? फोबिया बोलते हैं। अब बैलिस्टिक, जैसे बहुत सारी मिसाइल्स होती है उसमें बैलिस्टिक एक मिसाइल होती है, तो उसी के नाम पे रखा गया बैलिस्टोफोबिया। तो एन एबनॉर्मल फियर ऑफ मिसाइल्स, अगर आपके पास एबनॉर्मल फियर है मिसाइल से, देखो मिसाइल से नॉर्मल फियर तो होता है, पर अगर उसको देख के डरने लगे, वो गिर रहा है डर लगे तो अलग बात है, लेकिन अगर उसको देख के डर लगे तो ये एबनॉर्मल फियर हो गया ना। तो अगर मिसाइल्स को देख के डर लग रहा है आपको, अस्त्र शस्त्र से डर लग रहा है, तो बैलिस्टोफोबिया बोलते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल होती है उसी से बना हुआ है बैलिस्टोफोबिया। ये भी आसानी से आपको याद हो जाएगा, जिसको बैलिस्टिक मिसाइल कभी इससे पहले नाम सुन रखा है तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद अगला शब्द है अप्रेंटिस। ये बहुत कॉमन यूज होने वाला शब्द है, आपने सुना है अप्रेंटिस और अप्रेंटिसशिप। तो अप्रेंटिस क्या होता है? जैसे मान लो कि मुझे कोई फुल टाइम जॉब चाहिए और मैं कई सारी कंपनियों में अप्लाई कर रहा हूँ फुल टाइम जॉब के लिए,
और फुल टाइम जॉब मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या काम करूंगा, मैं किसी ऐसी कंपनी में अप्लाई करूंगा जो फुल टाइम जॉब तो नहीं दे रहा है, लेकिन एक एम्प्लॉयर के अंदर जाऊंगा मैं एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए कि 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, साल भर के लिए मैं क्या काम करूंगा, एम्प्लॉयर के पास जाऊंगा, काम सीखूंगा। क्या करूंगा, काम सीखूंगा ताकि मुझे फुल टाइम जॉब मिल जाए उसी से रिलेटेड। तो ये जो बंदा होता है जो सीखने जाता है उसको अप्रेंटिस बोलते हैं, जिसको प्रशिक्षु बोलते हैं। इसी को आप बिगनर भी बोलते हो सिनोनिम्स में, इसको नोवाइस भी बोलते हो, नौसखिया बोलते हो, ठीक है ना। तो अप्रेंटिस जो होता है इसका मतलब होता है प्रशिक्षु होता है। इसके लिए जो स्टेटमेंट आया था वो आया था, ए पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एम्प्लॉयर फॉर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम इन ऑर्डर टू लर्न द पर्टिकुलर स्किल्स नीडेड इन देयर जॉब। अपनी जॉब में, अपनी जॉब को पाने के लिए एक किसी आदमी को एक पर्टिकुलर स्किल चाहिए होता है, वो किसी एम्प्लॉयर के अंदर जाता है, कोई फिक्स टाइम के लिए वो सीखता है, और वो जो सीखने वाला बंदा होता है उसको अप्रेंटिस बोलते हैं। इस पूरे प्रोसेस को अप्रेंटिसशिप बोलते हैं। अगला है कि किसी वर्ड के छोटे से अंश को क्या बोलते हैं, किसी वर्ड के छोटे से अंश को सिलाबी बोलते हैं, ठीक है ना। किसी वर्ड के छोटे से शब्द को सिलाबी बोलते हैं, ठीक है ना। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, SYLLA, सिलेबस से याद रखोगे, सिलाबिली, ठीक है ना। तो सिलाबी पढ़ते हैं इन जनरल, एल साइलेंट रख के पढ़ते हैं, तो सिलाबिली, एल ध्यान रखना याद, सिलाबिली इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। ये शब्द का अंश होता है, वर्ड का एक छोटा सा हिस्सा होता है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बोलूं बेलिस्टोफोबिया, ठीक है ना, बेलिस्टोफोबिया, इसमें 2 सिलाबी हो जाएंगे, एक बेलिस्टो हो जाएगा, एक फोबिया हो जाएगा। तो ये पूरा एक शब्द हो गया, इसका एक अंश ये हो गया, इसका एक अंश ये हो गया, समझ में आई बात। तो शब्द के अंश को सिलाबिली बोलते हैं। अगला है रिलेटिंग टू किनशिप विद द फादर, फादर के किनशिप से आने वाला, फादर के वंश से आने वाले को पैट्री जो शब्द होता है वो फादर के लिए होता है, पिता के लिए होता है। तो पैट्री लिनियल ये जो शब्द होता है इसका मतलब होता है पितृवंशीय, पितृ, फादर के किनशिप से आने वाला पैट्रीनियल बोलते हैं, ठीक है, पैट्री लिनियल बोलते हैं। पैट्री जो शब्द होता है, जैसे पैट्री जो शब्द होता है वो किसके लिए होता है, फादर के लिए होता है, फादर के लिए होता है। और पिता के हत्यारे को पैट्रिसाइड बोलते हैं, सोरीसाइड बोलते हैं सिस्टर की हत्या को, ठीक है ना। राजा की साइड को रेजिसाइड बोलते हैं, ठीक है। ये सारी साइड का मतलब हत्या होता है। हम डिस्कस क्या कर रहे थे, पैट्री शब्द को, कि पैट्री किसके लिए आता है, पैट्री जो शब्द है फादर के लिए आता है। फिर अगला एक और शब्द आता है, जैसे यहाँ पे आपने बैल्डरडेस पढ़ा था, इसका मतलब होता है बकवास। उसी तरीके से पेंचांट का मतलब आपको ध्यान से याद रखना पड़ेगा। पेंचांट एक शब्द है जो आपके एग्जाम में आया था, ये सिनोनिम्स में भी आ सकता है। इसका मतलब होता है झुकाव या मुंह बोल सकते हो, झुकाव या मुंह बोल सकते हो, फॉन्डनेस बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो, फॉन्डनेस, फॉन्डनेस या लाइकिंग, किसी की तरफ ग्रेट फॉन्डनेस होना, ठीक है ना। ए स्पेशल फॉन्डनेस और लाइकिंग फॉर, किसी के प्रति बहुत ज़्यादा झुकाव होना, किसी के प्रति बहुत ज़्यादा जो है अगर आपको प्यार है, आप उसकी तरफ इंक्लाइंड हो, बहुत पसंद कर रहे हो, तो पेंचांट उसके लिए सही शब्द होता है। पेंचांट का मतलब होता है झुकाव। एक और शब्द है जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, समथिंग दैट माइट हैपन इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में हो सके, जो फ्यूचर में हो सके। आपने देखा होगा कई बार एक फ्रेज इस्तेमाल होता है, कंटिंजेंसी फंड। क्या इस्तेमाल होता है, कॉन्टिंजेंसी फंड, कॉन्टिंजेंसी फंड, जिसको इमरजेंसी फंड भी बोलते हैं, जिसको फ्यूचर फंड भी बोलते हैं। जैसे गवर्नमेंट कंटिंजेंसी फंड बनाती है, ये मानते हुए, मतलब ये संभावित फंड है, संभावित रिस्क के लिए फंड है। तो कंटिंजेंसी का मतलब संभावना होता है कि ये माइट हैपन इन द फ्यूचर, जरूरी नहीं ये होगा लेकिन संभावना है ऐसा कुछ हो सकता है। तो कंटिंजेंसी का मतलब ये है दैट समथिंग मे अकर इन द फ्यूचर, कि ये ऐसा फ्यूचर में हो सकता है। तो उसके लिए एक शब्द होता है कि कंटिंजेंसी। हम इतनी पूरी बात बोलने के बजाय अगर हम बोल दे कंटिंजेंसी फंड, तो इसका मतलब है द फंड विच इज एलोकेटेड दैट माइट नीडेड इन द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में संभावित फंड है ये, कि इसकी जरूरत पड़ सकती है, तो संभावना है इसकी। तो कंटिंजेंसी का मतलब होता है संभावना। ये आपके एग्जाम में आया था और इसके लिए स्टेटमेंट था समथिंग दैट माइट हैपन इन द फ्यूचर, समथिंग दैट माइट हैपन इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको कंटिंजेंसी बोलते हैं। इसके बाद अगला है मेंबर ऑफ एन आर्म्ड ग्रुप, ए मेंबर ऑफ एन आर्म्ड ग्रुप ऑफ थीव्स हु अटैक ट्रैवलर्स। इसको आप यूं समझो, देखो एक तो होते हैं चोर जो घरों में घुसते हैं, चोरी कर लेते हैं। उनका बेसिक जो पर्पज होता है वो
चुपचाप चोरी करने का होता है। दूसरे वो लोग होते हैं जो रास्ते में जा रहे लोगों के ऊपर अटैक करके सामान उनका चुराते हैं, जरूरत पड़ती है तो मर्डर भी कर देते हैं, घर के अंदर घुसा हुआ चोर भी मर्डर कर देता है। लेकिन जो पब्लिकली ऐसे मतलब राह जाते हुए ट्रेवलर्स पे अटैक करते हैं, जो ग्रुप ऑफ थीव्स होते हैं वो, उनको जो हम बोलते हैं उनको डाकू बोलते हैं। आपने वो पिक्चर देखी थी शोले? पुराने समय में आपने पिक्चरें देखी होगी तो बहुत जो पुराने हमारे बॉलीवुड के पिक्चरें थे उसमें डाकुओं का होना बड़ा कंपलसरी था। डाकू का होना बड़ा कंपलसरी का था। जो माँ बहन की इज्जत लूटा करते थे, सामान लूट लेते थे, सोना चांदी लूट लेते थे, तो वो लुटेरे होते थे। बैंडिट क्वीन एक आई थी मूवी, याद है? तो डाकू को अंग्रेजी में बैंडिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैंडिट बोलते हैं। बैंडिट, BAN डिट, बैंडिट बोलते हैं इसको, डाकू बोलते हैं हिंदी में। तो हिंदी में डाकू सभी को पता है, तो अंग्रेजी में भी याद कर लो, इसको बैंडिट बोलते हैं। अगला शब्द है जो सीखना है आपको, वो है कॉकटेल। क्या है? कॉकटेल। अगर मैं बोलूं कॉकटेल तो मेरे को नहीं लगता कि आप में से कोई बच्चा ऐसा होगा जो कॉकटेल नहीं जानता होगा। आज का जमाना इतना खराब हो गया कि 11वीं 12वीं में बच्चे जो है दारू पी रहे हैं, बियर पी रहे हैं, और ये शौक और पैशन हो गया है। मतलब बीटेक के सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जब जाते हो तो वहां पे थोड़ा मदिरापान हो जाता है, सीनियर जूनियर और बहुत सारा लेना देना है, समझ रहे हो ना? मतलब मैं जब बीटेक के सेकंड ईयर में थे तो ये नाम सुनना भी पाप था, लेकिन मेरा बीटेक ही ऐसा हो गया कि मेरा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट ही था बियर प्रोडक्शन। और आज के समय में देखता हूं कि 10वीं स्टैंडर्ड के बच्चे भी आजकल मदिरा पी रहे हैं। तो कॉकटेल एक बहुत मतलब वैसा शब्द है जो लगभग हम सब जानते हैं। कॉकटेल में होता क्या है? 2 एल्कोहलिक ड्रिंक्स को मिक्स करते हैं, कहते हैं कॉकटेल बना के मत पीना वरना चढ़ता ज्यादा है, ठीक है? तो कॉकटेल ये शब्द आया था, और इसके लिए जो अंग्रेजी में स्टेटमेंट दिया गया था वो कुछ इस तरीके से दिया गया था। ए ड्रिंक यूजुअली मेड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ 1 और मोर एल्कोहलिक ड्रिंक। एक ऐसा मिक्सचर जो एक से ज़्यादा एल्कोहलिक ड्रिंक से मिला के बनाया जाए। तो कॉकटेल मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। अब इस पूरे अगर उसमें मैं देखूं कि कितने ऐसे शब्द हैं जो आपको याद नहीं होंगे, तो मेरे को लगता है एक पेंचान शब्द हो सकता है और दूसरा बाल्डरडेस हो सकता है, जिसको याद करने में थोड़ा आपको समय लगेगा। बाकी सारे शब्द बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। अगर मैं अभी याद करा दूं तो बाल्डरडेस का मतलब बकवास होता है, पेंचान का मतलब झुकाव होता है। ये 2 शब्द अगर यूं ही याद कर लिया आपने तो शायद ही कोई इस पेज पे इस क्लास के बाद आपको दोबारा रिपीट भी करना पड़े। तो दो से ज़्यादा कुछ है ही नहीं है कि आज की क्लास में मतलब इस पर्टिकुलर स्लाइड से आपको शब्द डिफिकल्ट मिले। एक बाल्डरडेस मिलेगा जिसका मतलब बकवास होता है, एक पेंचांट मिलेगा जिसका मतलब झुकाव होता है। अगला शब्द है पासिंग आउट ऑफ यूज, जो यूज से पास आउट हो गया हो, मतलब अब यूज ना हो। तो ऑब्सलीट एक टर्म होता है जो बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में आता है। इसी से बना हुआ एक और नया शब्द है ऑब्सोलिसेंट। ऑब्सलीट का मतलब भी वो जो अप्रचलन में हो, जो प्रचलित नहीं हो, और ऑब्सोलिसेंट का मतलब भी जो प्रचलन से बाहर निकल गया हो। तो ऑब्सलीट से ही बना हुआ है ये भी। अगर ऑब्सलीट आपको याद है तो ऑब्सोलिसेंट भी याद हो सकता है। और ऑब्सोलेट हर साल आता है, ऑब्सोलीट हर साल आता है। ऑब्सलीट का मतलब होता है जो प्रचलन में ना हो, ऑब्सोलिसेंट का मतलब ये होता है जो प्रचलन में ना हो। अब इसके बाद एक शब्द इसमें भी आएगा, जैसे क्लीमेंट है। क्लीमेंट का मतलब होता है मेहरबान होना। क्लीमेंट का मतलब होता है मेहरबान होना। इंक्लाइन टू शो मर्सी, अगर आप मर्सी दया शो करने के प्रति इंक्लाइंड हो तो मतलब आप क्लीमेंट हो। तो आप ये मान के चलो कि आप क्लीमेंट हो तो आप दयावान हो। तो क्लीमेंट होने का मतलब दयावान होना, मेहरबान होना। क्लीमेंट होने का मतलब मेहरबान होना या दयावान होना, दयावान होना। ये पर्सन के बिहेवियर से रिलेटेड है शब्द, कि अगर मेरा जो बिहेवियर है अगर वो क्लीमेंट है तो मतलब मैं दयावान हूं, मैं इंक्लाइंड हूं कि सामने वाले को मर्सी दे दिया जाए, माफी दे दिया जाए। अगला है शब्द आया सिविलाइजेशन। आपने सुना होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने सब सुना होगा। तो जब हम सिविलाइजेशन की बात करते हैं इसका हिंदी मतलब होता है सभ्यता। जब हम सभ्यता की बात करते हैं, जब किसी की सभ्यता पढ़ते हैं तो उसमें उसका आर्ट आ जाता है, उसका कल्चर आ जाता है, ठीक है ना? उसका पॉलिटिकल कल्चर की बात करें तो कई तरीके का पॉलिटिकल कल्चर आ जाता है, उसकी पूरी सोसाइटी आ जाती है, उसके पूरे कैरेक्टरिस्टिक आ जाते हैं। किसी भी रेस के आर्ट्स को, बिलीफ को, उसके सोशल इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करना, उसके कैरेक्टरिस्टिक को, इन सबको कंबाइंड फॉर्म में मिला के हम सिविलाइजेशन बोलते हैं या सभ्यता बोलते हैं। एक और आपके एग्जाम में वन वर्ड आया था कि जब कभी बम फूटता है तो बम के अंदर बहुत छोटे छोटे जो है निकलते टुकड़े, लोहे के टुकड़े जो है सेल्स फॉर्म में निकलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको शार्पनेल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? शार्पनेल बोलते हैं।
शार्प नेल बोलते हैं। स्मॉल पीसेज ऑफ मेटल, मेटल के जो स्मॉल पीसेस है दैट फ्लाई आउट, जो बाहर निकलते फ्रॉम एन एक्सप्लोडिंग बम, जो बम एक्सप्लोड हो रहा है उससे छोटे जो मेटल के टुकड़े बाहर निकलते उसको क्या बोलते हैं, उसको शार्पनेल बोलते हैं। ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ था। अगला शब्द जो पूछा गया है, पर्सन बिलीविंग इन फ्री विल, एक ऐसा पर्सन जो फ्री विल में बिलीव करता है। तो फ्रीडम के लिए एक शब्द आता है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब, लिबर्टी का मतलब क्या होता है, फ्रीडम। तो जो इस विचारधारा को, जो फ्रीडम की विचारधारा को सपोर्ट करता है उस बंदे को क्या बोलते हैं, लिबर्टारियन। क्या बोलते हैं, लिबर्टारियन। तो लिबरल्स, लिबरल लोग होते हैं ना, लिबरल जो कहते हैं ना, लिबरल लोग होते हैं। तो ये वो लोग होते हैं, ये पूरा कलेक्शन होता है लिबरल का, मतलब जो लोग आजादी को पसंद करते हैं वो लिबरल लोग कहे जाते हैं, कि सबका अपना फ्रीडम होना चाहिए। तो एक पर्सन जो इस फ्री विल को सपोर्ट करता है, इस भरोसे, इसको स्वाधीनता का समर्थन करता है, वो कैसा होता है, लिबर्टारियन होता है। लिबरल होना, लिबर्टी होना जो है, लिबर्टारियन होना, लिबरलाइजेशन होना, ये सब अलग अलग सिचुएशन के लिए बने हुए शब्द है। अगला है भाई एक जो होल, जो एनिमल के द्वारा जो होल बनाया जाता है रहने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, बरो बोलते हैं, या मंद हिंदी में बोलते हैं और अंग्रेजी में बरो बोलते हैं। ये भी आपके एग्जाम में आया था, ठीक है ना। भेड़ के जैसा, समथिंग लाइक जो है, शिप जो है, एक और आया था पर्टेनिंग टू शिप, शिप से जो संबंधित होता है, शिप से जो संबंधित होता है, जो भेड़े से संबंधित होता है, उसको ओवाइन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ओवाइन बोलते हैं, OVINE, ओवाइन। किताब से जो अशुद्धि होती है, टू रिमूव एन ऑब्जेक्शनेबल पार्ट फ्रॉम ए बुक, बुक में अगर कोई ऑब्जेक्शनल पार्ट होता है उसको रिमूव करने को क्या बोलते हैं, एक्सपरगेट। एक्स कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो, परगेट, पर्ज मतलब शुद्धि होता है, पर्ज मतलब शुद्ध करना होता है। तो आप क्या काम कर रहे हो, एक्स कर रहे हो, लेकिन एक्सपरगेट कर रहे हो मतलब अशुद्धि निकाल के उसको शुद्ध कर रहे हो, अशुद्धि निकाल के शुद्ध कर रहे हो। तो बुक से ऑब्जेक्शनल पार्ट को रिमूव करने को एक्सपरगेट बोलते हैं। आपत्तिजनक या अनुचित बातों को हटाकर संशोधित करने को एक्सपरगेट बोलते हैं। निकाल के शुद्ध कर रहे हो, एक्स कर रहे हो मतलब निकाल रहे हो, पर्ज कर रहे हो शुद्ध कर रहे हो। तो निकाल के मतलब अगर कोई चीज अशुद्ध है, आपत्तिजनक है, तो उसको निकाल के पर्ज कर रहे हो, तो एक्सपरगेट। अगला है नाक से संबंधित, ठीक है ना, नोज से संबंधित जो डिजीज होते हैं उसमें जो डॉक्टर स्पेशलाइज होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिनोलॉजिस्ट। जो IST होता है वो किसके लिए आता है, पर्सन के लिए आता है। तो जो नाक, नाक के लिए जो शब्द आता है वो राइनो आता है। तो जो राइनोलॉजिस्ट होते हैं वो नाक के रोग से स्पेशलिस्ट होते हैं। एक और शब्द बहुत आपके एग्जाम में आता है, बहुत ज्यादा ही आपके एग्जाम में आता है, कोनाइजर शब्द है, वो जो आता है बहुत आता है। कोनाइजर का मतलब होता है पारखी। तो ए मैन नोज ए लॉट अबाउट थिंग्स लाइक फूड, म्यूजिक, आर्ट एंड ECC। एक बंदा जो जानता है अबाउट थिंग्स, जैसे फूड हो गया, म्यूजिक हो गया, आर्ट हो गया। तो अगर कोई आदमी किसी पर्टिकुलर चीज को बहुत ज्यादा जानता है, इसको हिंदी में बोलते हैं भाई पारखी आदमी, पारखी आदमी, और अंग्रेजी में बोलते हैं कोनाइजर है। क्या है, कोनाइजर। इसकी कई बार स्पेलिंग आ गई है, तो इसको आप कैसे याद कर सकते हो, कोनो, याद हो जाएगा कोनो स्पेलिंग, CONNO, कोनो, ठीक है ना। आइजर, ISSEUR, ISSEUR। कई बार जब आप शब्द ऐसे आते हैं जो बार बार स्पेलिंग चेक में आते हैं और उसको अगर सही से नहीं याद करने में बार बार भूल जाता है, तो उनको याद करने का सही तरीका होता है उनको टुकड़ों में तोड़ो। अब जैसे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं तो कैसे तोड़ा हमने, कोनो तोड़ लिया, CO कोनाइजर बोल रहे हैं ना, कोनो तोड़ लिया हमने, फिर ISS तोड़ लिया, फिर EUR तोड़ लिया, कोनाइजर। इसको क्या बोलते हैं, कोनाइजर। समझ में आया, कोनो आइजर, CONNOISSEUR, कोनाइजर। चले आगे चले। अगला है हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये तकरीबन 20 वन वर्ड हो गए और मुझे लगता है कि 4-5 को छोड़ के सारे वन वर्ड आसानी से याद हो जाएंगे। अब अगर आप बात करें अपने इडियम्स की, इडियम है टू कट टीथ। टीथ कट करना, टू कट टीथ का मतलब अनुभव प्राप्त करना। टू गेन एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार किसी चीज का एक्सपीरियंस प्राप्त करना, इसके लिए इस्तेमाल होता है टू कट टीथ। बोथ रिपोर्टर्स कट देयर जर्नलिस्टिक टीथ ऑन द सेम प्रोविंशियल न्यूज़पेपर। अब इसको जैसे स्टेटमेंट से याद करोगे थोड़ा मुश्किल होगा। इसको याद करने का एक दूसरा तरीका हो सकता है कि अगर हम अपनी जो टीथ है, अगर हम अपनी टीथ है अगर वो कट कर रहे हैं,
अगर हम अपनी टीथ है जो कट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। तो कट टीथ करना मतलब अनुभव प्राप्त करना, इसको सीधे आप ऐसे याद कर लो। अब इसके सेंटेंस पढ़ लो, बोथ रिपोर्टर्स, दोनों रिपोर्टर्स कट दियर जर्नलिस्टिक टीथ, उन्होंने अपना जर्नलिस्टिक टीथ मतलब जो अपना अनुभव प्राप्त किया जर्नलिज्म में, ठीक है ना, पत्रकारिता में, वो एक ही न्यूज़पेपर से, सेम प्रोविंशनल न्यूज़पेपर से प्राप्त किया। बस इतना ही अनुभव प्राप्त करने की बात है। तो कट टीथ करते हो तो अनुभव प्राप्त करते हो, ठीक है ना। एक यहां पे शब्द है, यहां पे देखो एक शब्द है, ना कि फ्रेज है। कमरेड शब्द होता है, कमरेड, कमरेड। तो कैमरेडरी शब्द इसके आगे बनाया गया है, ठीक है ना। इसका मतलब है समूह के सदस्यों के बीच अच्छी दोस्ती होना, ए फीलिंग ऑफ गुड फ्रेंडशिप एमंग द पीपुल इन ए ग्रुप। आई इंजॉय द कैमरेडरी एमंग द टीम, मैं इंजॉय करता था जो है क्या, कैमरेडरी इंजॉय कर रहा हूं टीम के बीच में। तो समूह के बीच में क्या होता है, सदस्यों के बीच में अच्छी दोस्ती। तो अगर आप कैमरेडरी हो मतलब आपके बीच में अच्छी दोस्ती है, ठीक है ना। तो कमरेड शब्द बहुत कॉमन है जो चलता है, स्पेलिंग इसका याद करना, कामा, फिर उसके बाद रेड, कामा रेड, और फिर आर आई ई री, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। मैंने आपको एक और बात बताया था कि जब आप हिंदी भाषी बेल्ट के बच्चे हो और आपके प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो तो ध्यान रखिएगा कि आप अपनी स्टाइल में प्रोनाउंसिएशन कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि आपको स्पेलिंग याद हो पाए। एक बार आपने इसे कर लिया तो बाद में आप इसका प्रोनाउंसिएशन सही कर लेंगे। क्या कर लेंगे, बाद में इसका प्रोनाउंसिएशन सही कर लेंगे, इससे स्पेलिंग चेक भी ध्यान रहती है। तो कमरेड शब्द होता है, कमरेडरी जो है उसे याद रख सकते हैं, इसका मतलब है अच्छी दोस्ती। इसका मतलब क्या हो गया, अच्छी दोस्ती। ये शब्द है, फ्रेज है नहीं यहाँ पे, ये एग्जाम में आया था लेकिन फ्रेज में ही आ गया था, तो इसी वजह से यहाँ पे इस फ्रेज के अंदर रखा हुआ है। क्लोज द बुक, कोई काम करना बंद कर देना। जब आप कोई बुक क्लोज कर रहे हो इसका मतलब आप काम करना बंद कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो क्लोज कर दे रहे हो तो मतलब आप काम करना बंद कर दे रहे हो, इस सेंस में है। स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग टू ब्रिंग टू ए डेफिनेट एंड, वी हैव क्लोज द बुक ऑन दिस फ्यूड, मतलब इस झगड़े को हमने क्या किया, बुक को क्लोज करते मतलब इसको बंद कर दिया। क्लोज द बुक करते हो तो आप किसी भी काम को बंद कर देते हो। अगला जो है टू हॉर्स रेस, टू हॉर्स रेस का मतलब जिसमें दो ही प्रत्याशी हो, विच हैज ओनली टू कॉम्पिटिटर्स। द वुमेन्स कॉम्पिटिशन वॉज ए टू हॉर्स रेस बिटवीन लास्ट ईयर्स विनर्स श्योरली एंड द प्रीवियस चैंपियंस इसेक्स। ये दोनों नाम है, मैं तो कहता हूं यहाँ पे सीता रख दो आसानी से समझने के लिए, यहाँ पे गीता रख दो जो आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो टू हॉर्स रेस का मतलब हो गया दो ही कॉम्पिटिटर हो किसी चीज में, जो मेजर बात समझनी है आपको। अगला है बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू का मतलब विहंगम दृष्टि। एंड ओवरव्यू, जब बर्ड्स आई व्यू रखते हो तो आप हल्की दृष्टि रखते हो ना, ठीक है। एंड ओवरऑल आर कर्सरी लुक एट समथिंग, मतलब बहुत डेप्थ वो नहीं, बर्ड्स आई व्यू रखने का मतलब सरसरी निगाह रखना, ठीक है ना। फ्रॉम द प्लेन वी हैड ए बर्ड्स आई व्यू ऑफ ए लंडन, जब हम प्लेन में होते हैं तो हमें सरसरी जो है ऊपर ऊपर का थोड़ा सा नीचे वाला जो पोर्शन होता मिलता है। तो बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है सरसरी निगाह रखना। बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है विहंगम मत याद रखो, सरसरी, सरसरी निगाह रखना, सरसरी या ऊपर ऊपर, ऊपर से निगाह रखना, या थोड़ा निगाह रखना, थोड़ा ध्यान देना, या थोड़ा दिखाई देना। अगला है रन इन द सेम ग्रुप। रन इन द सेम ग्रुप टू मेंटेन रिलेशनशिप इन गुड स्पिरिट। रन इन द सेम ग्रुप का मतलब है कि हार्मोनी में हो आप किसी के साथ, जो है अच्छे रिलेशन में हो। गुड फ्रेंडशिप शुड ऑलवेज रन इन द सेम ग्रुप, अच्छी जो फ्रेंडशिप है हमेशा सेम ग्रुप में चलनी चाहिए, हार्मोनी में चलनी चाहिए, एक तरीके से चलना चाहिए। सेम ग्रुप का मतलब वो हो गया। अगला है कीप योर हेड। कीप योर हेड मतलब स्टेबल रखो अपना सर, मतलब काम रखो, रिमेन काम इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। कीप योर हेड जब बोलते हैं ना, कीप योर हेड, इसका मतलब है अपना दिमाग अस्थिर रखो। कीप योर हेड, दिमाग अस्थिर रखो मतलब शांत रहो, काम रहने की बात हो रही है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू कीप योर हेड एंड लुक टू द फ्यूचर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपना हेड कीप रखो मतलब स्थिर रखो और फ्यूचर के लिए काम करो, ठीक है, फ्यूचर को देखो। पुल स्ट्रिंग का मतलब होता है व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग करना। यूज पर्सनल इन्फ्लुएंस होता है, जब आप पुल स्ट्रिंग करते हो तो आप अपने पर्सनल इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हो। ही पुल्ड स्ट्रिंग टू गेट द टू ऑफ देम इनटू ए यूनिवर्सिटी। उसने स्ट्रिंग को पुल किया मतलब उसने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया ताकि यूनिवर्सिटी में किसी को एडमिशन दिलाया जा सके। तो पुल स्ट्रिंग करना मतलब अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना। पुल स्ट्रिंग का मतलब प्रभाव का, व्यक्तिगत प्रभाव का इस्तेमाल करना, व्यक्तिगत प्रभाव का इस्तेमाल करना। पॉटलक डिनर, डिनर वेयर समबडी ब्रिंग समथिंग टू ईट।
पॉट पॉटलक डिनर का मतलब हो गया कि एक ऐसा डिनर वेयर समबडी ब्रिंग्स समथिंग टू ईट इंस्टीड ऑफ ए फैंसी केटर्ड मील हैव ए पॉटलक वेडिंग रिसेप्शंस। पॉटलक पॉटलक डिनर की बात हो रही, डिनर वेयर समबडी ब्रिंग समथिंग टू ईट, ठीक है, कि कोई ले आता है कुछ खाने के लिए, मतलब पॉटलक अगर डिनर की बात हो रही है, रात्रि भोज जहां हर सदस्य के खाने के लिए कुछ लाता है। पॉटलक डिनर होता है जैसे मान लो 10 लोगों को इनवाइट किया और पॉटलक डिनर है तो सब अपना अपना थोड़ा थोड़ा कुछ ले आएंगे खाने के लिए, तो इसको पॉटलक डिनर बोलते हैं, ठीक है। टू हिट बिलो द बेल्ट, जब आप बिलो द बेल्ट वॉर करते हो तो मतलब आप रूल्स के अगेंस्ट काम करते हो। जैसे आपने देखा है डब्ल्यू आप देखते हो तो उसमें क्या होता है कि आपको कमर के नीचे नहीं फाइट करना होता, तो कई बार जब लोग हार रहे होते हैं, जब अंपायर नहीं देख रहा होता, रेफरी नहीं देख रहा होता, तो लोग बीच में मार देते पैर से, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो हिट बिलो द बेल्ट होता है, मतलब अनफेयर तरीके से अटैक करना। हिट बिलो द बेल्ट का मतलब अनफेयर तरीके से अटैक करना। ये बहुत आसानी से याद भी हो जाएगा क्योंकि बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो ये याद भी हो जाएगा। ये रहे हमारे जो है इडियम्स। अब हम बात करते हैं वर्ड सीरीज की। कुछ वर्ड सीरीज की बात करें, सबसे पहला शब्द है मेलो। मेलो का मतलब मधुर या कोमल होता है। मेलो शब्द का मतलब मधुर या फिर कोमल होता है, मधुर या कोमल होता है। अब इसके लिए जो सिनोनिम्स होते हैं 4 5 6 सिनोनिम्स आपको इसको लिए याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। प्लीजेंटली स्मूथ और सॉफ्ट, फ्री फ्रॉम हार्शनेस। जेनियल शब्द है, इसको आप याद रखिएगा, जेनियल जो हार्मलेस होता है, ठीक है ना। मेलोडियस म्यूजिक के लिए इस्तेमाल होता है, मधुर म्यूजिक जब होती तो मेलोडियस म्यूजिक बोलते हैं। सावरी आप याद कर सकते हैं, SAVOURY, ठीक है ना, सॉरी VRY, सावरी, ठीक है। डुलेक्ट मतलब मधुर होता है, डुलेक्ट मेलोडियस है, म्यूजिक है, डुलेक्ट है, लाइरिकल है, सब म्यूजिक के लिए इस्तेमाल होता है। मिलीफ्लुएंट है, मेली फ्लुएंट है, मेलीफ्लुएंट है, मेलीफ्लुअस है, ठीक है ना। मेलीफ्लुएंट फ्लुएंट हो गया, मेलीफ्लुअस हो गया, ठीक है। डेलिकेट है, बिनाइन है, टेंडर है, सूदिंग है। अब टेंडर से ऐप याद, टेंडर ऐप याद मत कर लेना भाई सब लोग, ठीक है ना, वो भी बड़ा मधुर होता है लड़के लड़कियों के मिलाप के लिए। सूदिंग है, प्लासिड है, सीरीन है, ट्रैंक्विल है। तो ये जो मेलो से रिलेटेड जो शब्द आपको याद करना है वो याद है, जेनियल याद कीजिए आप, ठीक है ना, सेवरी याद कीजिए, मेलीफ्लुएंट याद कीजिए, मेलीफ्लुअस याद कीजिए। इन सब का मतलब हार्मलेस होता है, इन सब का मतलब होता है हार्मलेस, ठीक है ना, मधुर, कोमल। अगला शब्द है नेफरेशियस, सॉरी नेफारियस। नेफारियस शब्द है, नेफारियस शब्द का मतलब दुष्ट होता है। और अगर हम दुष्ट की बात करें तो नोटोरियस भी बोल सकते हैं, विग्ड भी बोल सकते हैं। हीनियस क्राइम होता है, हॉरिबल होता है, आउटरीजियस होता है, अनसेवरी होता है। सेवरी ऊपर पड़ा ना, मधुर होता है, तो अनसेवरी हो गया। विशियस, वाइल, इविल, इनक्विटस, ये इसके पहले पढ़ चुके हैं। सिंफुल, एट्रोसियस, नास्टी, करप्ट, डिबाउज्ड, डेस्पिकेबल, वो एक वो आया है डेस्पिकेबल मी, किसी ने देखा है? इसके तीन तीन वो मूवीज आई है, 3 पार्ट आए हैं। डेस्पिकेबल, डेस्पिकेबल मी ये मूवी है, इसके 3 पार्ट है, शायद चौथा पार्ट भी आया। एक लंबा सा बंदा रहता है, बहुत विग्ड रहता है, लाद बाद निकली होती इस तरीके का, डेस्पिकेबल, जिसके पीछे मिनियंस भागते हैं, जिसके पीछे मिनियंस भागते हैं। किसी ने देखा है? आई डोंट नो। एक मिनियंस भी मूवी आई है जिसमें वो रहता है ग्रू, ठीक है। तो डिस्पिकेबल जो है इसका मतलब होता है दुष्ट। तो नेफारियस हो गया, जो है विग्ड हो गया, हीनियस हो गया, हॉरिबल हो गया, ऑट्रेजियस हो गया, अनसावरी हो गया, विशियस हो गया, जो है वाइल, इविल, इनक्विटस, सिंफुल, एट्रोसियस, नास्टी, करप्ट, जो है डिबाउज्ड, डिबाउज्ड हो मतलब आप करप्ट हो, इमोरल हो, डेस्पिकेबल हो। तो ये सारे के सारे शब्द ऐसे हैं जो दुष्टता से भरे हुए हैं, सारे दुष्टता से भरे हुए हैं। अगला शब्द है सॉर्डिड। सॉर्डिड का मतलब गंदा होता है या घिनौना होता है। सॉर्डिड का मतलब गंदा या घिनौना होता है। और इन्वॉल्विंग इमोरल और डिसऑनरेबल एक्शन एंड मोटिव्स, एराउजिंग मोरल स्टेट एंड कॉन्टेप्ट। अनप्लीजेंट आप इसके लिए इस्तेमाल करते हो सॉर्डिड के लिए।
अब इसमें देखो जो याद करने वाले शब्द है, जो 4-6 शब्द याद कर सकते हो, सब तो बहुत है, मैं आपको बता देता हूँ इसमें से। जैसे बेस्मिर्च्ड याद कर सकते हो, मरकी, ग्रबी, ठीक है ना, ग्रबी। डिग्रेडेड, सेमफुल, वीवीएस, सैबी, सैबी शब्द आपके एग्जाम में आता है, सैबी। वाइल, स्लीजी, स्क्वाल्डिड, मीन, फिल्थी, रेचड, सीमी, सैंकी, डिंजी, नास्टी, स्मग्ड, स्टेन्ड, सुलीड, सुलीड शब्द और याद कर सकते हो, सुलीड। ये सारे के सारे गंदे, घिनौने से रिलेटेड सारे के सारे शब्द है, सारे के सारे शब्द गंदे और घिनौने से रिलेटेड शब्द है। ट्रैंक्विल का मतलब जो होता है वो होती शांति, ठीक है ना, काम होना, हस्ड होना, पीसफुल होना, प्लासिड होना, क्वाइट होना, पीसफुल होना, रेस्टफुल होना, सीरीन होना, सीरेन मतलब शांति, टेम मतलब शांति, टेम होना, ट्रैंक्विल होना, सीरीन होता है, सीरीन। ये आसान शब्द है, ट्रैंक्विल कई बार एग्जाम में आया है। इमेजिनरी शब्द सब जानते हैं, इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक। इसको आप फिक्टिशियस भी बोलते हो, अगर कोई चीज़ इमेजिनरी है तो कोई चीज़ फिक्टिशियस होती है। फिक्टिशियस भी आपके एग्जाम में कई बार आया है, इसका मतलब काल्पनिक होता है। सिनोनिम्स की बात करें, अब्स्ट्रैक्ट बोल सकते हो, फैंसीफुल, फैंटास्टिक, हाइपोथेटिकल, इमेजिन्ड, अनरियल, थ्योरेटिकल, विमिसिकल, ये शब्द और आता है विमिसिकल आपके एग्जाम में। मतलब इमेजिनरी के साथ जो सबसे ज़्यादा आपके शब्द एग्जाम में पूछा जाता है, फिक्टिशियस पूछा जाता है, फिक्टिशियस, और दूसरा विमिस्कल, विमिस्कल, SICL, विमिस्कल। तो फिक्टिशियस और विमिस्कल आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, फिक्टिशियस और विमिस्कल आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो ये फिक्टिशियस और विमिस्कल याद कर लीजिएगा, इनका मतलब होता है काल्पनिक या इमेजिनरी। अगला है कैरिकेचर। कैरिकेचर का मतलब होता है व्यंग चित्र, हास्यास्पद बनाना। कैरिकेचर जैसे आपने कई बार अखबार देखा होगा, अखबार के एक पेज में आता है कि कभी प्रधानमंत्री मोदी का कुछ और लोगों के साथ एक कार्टून बन के आता है और वो बहुत हास्यपद कार्टून होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको कैरिकेचर बोलते हैं। और कैरिकेचर की अगर बात करें तो इसका जो एक ग्रोटेस्क्यू होता है, इसका सिनोनिम्स हो सकता है ग्रोटेस्क्यू, ग्रोटेस्क्यू इसका सिनोनिम्स हो सकता है पैरोडी हो गया, ठीक है। जैसे आपने वो देखा होगा, क्या कहते हैं, पैरोडी बनाते, बहुत सारे पैरोडी बनाते हैं आजकल यूट्यूबर, पैरोडी बनाते हैं। पैरोडी का मतलब क्या होता है कि मान लो किसी ने कोई एक्ट किया, उसका हास्यपद एक्ट जो बनता है उसको पैरोडी बोलते हैं। तो कैरिकेचर इमेज के फॉर्म में बनता है, पैरोडी वीडियोस के फॉर्म में बन जाता है, जो है आपने उसको देखा होगा, क्या नाम है, कैरी मिनाटी को, वो बहुत पैरोडी बनाता है। अभी उसने पैरोडी इसके ऊपर बनाया है, जो अपना एक चाय वाला बंदा था जिससे अपने वो मिलने आए थे, क्या नाम है यार उनका, भूल जाते यार, चलो छोड़ो। सटायर हो गया, मॉकरी हो गया, मॉकरी मतलब मजाक होना, ट्रेविसिटी हो गया, ब्लरेस्की हो गया, कॉमेडी हो गया, लैम्पून हो गया। लैम्पून शब्द का मतलब भी, ये सारे के सारे शब्द बड़े अच्छे हैं यार, इन सबको याद कर लेना चाहिए। लैम्पून याद कर लेना चाहिए आपको, और ट्रेविसिटी याद करना चाहिए। इन सब का मतलब है हास्यपद, किसी का मजाक बनाना, ठीक है ना। अगला है एब्जॉर्बिंग। एब्जॉर्बिंग का मतलब कोई चीज ऐसी है जो एब्जॉर्ब करने लायक है। इसका मतलब कोई चीज एब्जॉर्ब करने लायक है, वो रोचक हो सकती है, वो आकर्षक हो सकती है, आकर्षक हो सकती है। तो जब आप एब्जॉर्बिंग बोलोगे तो इंग्रोसिंग बोल सकते हो, उसको क्या बोल सकते हो, इंग्रोसिंग। एब्जॉर्बिंग है कोई, इसका मतलब है इंग्रोसिंग है। कोई चीज एब्जॉर्बिंग है वो इंग्रोसिंग हो सकता है, वो कैप्टिवेटिंग, कैप्चर करने लायक हो सकता है, इन थ्रिलिंग हो सकती है, फैसिनेटिंग हो सकती है, ग्रिपिंग हो सकती है, अरेस्टिंग हो सकती है, कंज्यूमिंग हो सकती है, इंगेजिंग हो सकती है, इमर्सिंग हो सकती है, इंट्रिग्यूइंग हो सकती है, ठीक है ना, इंटरेस्टिंग, इन्वॉल्विंग, ब्रेथ टेकिंग, एक्साहिलरेटिंग हो सकती है, ठीक है ना। तो एब्जॉर्बिंग का मतलब रोचक या आकर्षक, जिसको आप अपने कैप्चर में रखना चाहते हो, इंग्रोस करना चाहते हो, इंथ्रिल करना चाहते हो, फैसिनेट हो रहे हो जिससे, जो है। तो इससे रिलेटेड, एब्जॉर्बिंग से रिलेटेड बहुत सारे ING के शब्द हैं। इंग्रोसिंग है, कैप्टिवेटिंग है, इंथ्रिलिंग है, फैसिनेटिंग है, ग्रिपिंग है, और अरेस्टिंग है, कंज्यूमिंग है, इंगेजिंग है, इमर्सिंग है, इंट्रिग्यूइंग है। ये सारे के सारे शब्द इसके सिनोनिम्स है एब्जॉर्बिंग के, जिसका मतलब होता है रोचक या आकर्षक, एब्जॉर्ब करने लायक। इसके बाद अगर मैं बात करूं, इमेंसिपेट करना मतलब बंधन मुक्त करना, ठीक है ना। एब्जॉल्व करना, इमेंसिपेट करना, एब्जॉल्व करना। तो आप जो है लिबरेट कर रहे हो, फ्री कर रहे हो, इनलार्ज कर रहे हो, फ्री लिबरेट, या लूज कर रहे हो, लूजन कर रहे हो।
ये इमेंसिपेट का मतलब होता है किसी को मुक्त करना, बंधन मुक्त करना। लाउड जब किसी को करते हो तो आप प्रशंसा करते हो, फ्रेज करते हो, मतलब उसको एडमायर कर रहे हो, एडोर कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो या फ्रेज कर रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो। ठीक है। इमुलेट करने का मतलब है बराबर या आगे बढ़ने की चेष्टा करना, इमुलेट करना। रिप्रोड्यूस द फंक्शन और एक्शन आप सिमुलेट करना। जब आप इमुलेट करते हो या सिमुलेट करते हो तो रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हो, प्रिटेंड करते हो, एक्ट करते हो, फाइन करते हो, अफेक्ट करते हो, एज्यूम करते हो, रिप्रोड्यूस करते हो, इमिटेट करते हो, सेम फैब्रिकेट करते हो, काउंटरफिट करते हो। काउंटरफिट का मतलब डुप्लीकेट होना। काउंटरफिट करेंसी होती है ना, तो इमुलेट करना। काउंटरफिट क्या होता है, एक आपका करेंसी होता है, फिर काउंटरफिट करेंसी जो होती है उसको कॉपी करके बनाई जाती है। इमिटेट करने का मतलब कॉपी करना, रिप्रोड्यूस उसको दोबारा से प्रोड्यूस करना, एक बार प्रोड्यूस हो चुका है। ठीक है। तो इमुलेट, सिमुलेट, इमिटेट, काउंटरफिट ये सब एक दूसरे के सिनोनिम्स है, जिसका मतलब है कि आप किसी की प्रति बना रहे हो एक तरीके से। ठीक है। अगला है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब की बात करें, गेटअप। गेटअप का मतलब उठना होता है ना, टू राइज फ्रॉम बेड, जागना। गिव अवे का मतलब छोड़ देना होता है। ठीक है ना। टू डिस्ट्रीब्यूट, टू रिवील, टू बिट्रे, बांटना, उजागर करना, धोखा देना, गिव अवे का मतलब होता है। चीफ गेस्ट गेव अवे द प्राइजेस, तो जब आप गिव अवे करते हो तो डिस्ट्रीब्यूट करते हो। ठीक है ना। गिव अप का मतलब छोड़ देना होता है और गिव अवे का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। यार थोड़ा कंफ्यूजन, गिव अप का मतलब होता है छोड़ना, गिव अवे का मतलब नहीं होता। गिव अप का मतलब होता है छोड़ना, कई बार कंफ्यूजन होता है। गिव अवे का मतलब होता है आप बांट रहे हो किसी को, रिवील कर रहे हो, बिट्रे कर रहे हो। तो चीफ गेस्ट गेव अवे द प्राइजेस, यहाँ बांटने से बात हो रही है, चीफ गेस्ट ने प्राइजेस को बांट दिया। ठीक है ना। गिव इन, गिव इन का मतलब टू एग्री, टू सरेंडर, टू सबमिट। जब आप गिव इन करते हो तो सरेंडर हो जाते हो, मान लेते हो किसी बात को, अपने आप को सबमिट कर देते हो। द डॉटर इन लॉ गिव इन टू हर इन लॉज डिमांड्स, जो डॉटर है वो अपने इन लॉज के डिमांड पे गिव इन कर दिया, मतलब उसने सरेंडर कर दिया। ठीक है। गो हेड का मतलब टू स्टार्ट और कंटिन्यू डू समथिंग। जब आप गो हेड होते हो तो बोलते हो अब चलो स्टार्ट करो। गो हेड इफ यू आर विलिंग टू गेट सक्सेस इन योर बिजनेस, स्टार्ट करो अगर तुम्हें बिजनेस में सक्सेस होना हो, पहले गो हेड तो करो। टू स्टार्ट और कंटिन्यू, टू डू समथिंग। अब अगर मैं ये आपको पांच के पांचों अगर आज के दिन याद कराना चाहूँ तो गेटअप का मतलब उठना होता है, सब जानते हैं। गिव अप का मतलब, जैसे मैं बोलता हूँ मैंने गिव अप कर दिया, मतलब मैंने छोड़ दिया। गिव अवे का मतलब होता है प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना, या कोई चीज सीक्रेट है उसको रिवील कर देना। तो यहाँ पे ना डिस्ट्रीब्यूट करना, रिवील कर देना, या किसी को अगर गिव अवे करते हो तो उसको बिट्रे, मतलब बिट्रे कर रहे हो, उसको आप छोड़ दे रहे हो, गिव अवे कर दे रहे हो, मतलब उसका चूतिया काट दिया आपने। ठीक है ना। और गिव इन का मतलब होता है सरेंडर करना, और गिव अप होता है ना, गिव अप का मतलब छोड़ना होता है, और गो हेड का मतलब स्टार्ट करना होता है किसी चीज को। बहुत आसान सा फ्रेजल वर्ब था गिव से रिलेटेड। अब फिक्स प्रीपोजिशन की बात करें तो डिसग्रेस अपने साथ ऑन लेता है, तो डिसग्रेस ऑन। जब आप डिसग्रेस ऑन करते हो तो डिसऑनर करते हो। ठीक है ना, डिसऑनरेबल बात होती है। तो ही इज डिसग्रेस ऑन हिज फैमिली, वो अपनी फैमिली पर डिसग्रेस है। तो डिसग्रेस अपने साथ ऑन लेता है, फिक्स प्रीपोजिशन, ये आपको याद करना है। ड्वेल जो है अपने साथ ऑन भी लेता है, ड्वेल अपॉन भी लेता है। स्पीक, राइट इन डिटेल, जब आप ड्वेल ऑन अपॉन करते हो, द टीचर ड्वेल्ट ऑन द नीड फॉर डिसिप्लिन, तो स्पीक करते हो, राइट इन डिटेल करते हो। आप जब ड्वेल ऑन या अपॉन करते हो तो किसी टॉपिक पे या तो डिटेल में लिखते हो या डिटेल में बोलते हो। तो जब भी आप ड्वेल करते हो तो ऑन भी करते हो, अपॉन भी करते हो। तो ऑन अपॉन में कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हो दोनों प्रीपोजिशन में। अगला है डाई ऑफ और डाई फ्रॉम। देखो डाई ऑफ ए डिजीज होता है, डाई ऑफ ए डिजीज होता है, और डाई फ्रॉम जो होता है वो कारण की वजह से मरना होता है। जैसे ही डाइड ऑफ मलेरिया, मलेरिया क्या है आपकी एक डिजीज है। जब आप किसी रोग से मरते हो, जब आप किसी रोग से मरते हो तो वैसे में डाई के साथ आप ऑफ लगाते हो, और ये आपके एग्जाम में कम से कम 200 दफा पूछा जा चुका है, 200 दफा। तो जब किसी रोग का नाम मेंशन हो तो इसका मतलब है कि आप मर गए, किसकी वजह से मर गए, जो है रोग की वजह से मर गए, तो डाइड ऑफ लगेगा। ही डाइड फ्रॉम ओवरवर्क बिकॉज हार्ड वर्क हैड अफेक्टेड हिज हेल्थ एडवर्सली, वो मर गया ज्यादा काम करने से। अब जो ज्यादा काम करना वो एक कारण है कि ज्यादा काम कारण बना उसके मरने का, तो डाइड फ्रॉम हार्ड वर्क हो गया। डाइड फ्रॉम एक्सीडेंट हो गया, डाइड ऑफ एक्सीडेंट नहीं होगा, क्योंकि जो एक्सीडेंट है वो मरने का कारण है, जो एक्सीडेंट है वो मरने का कारण है। लेकिन अगर आप मलेरिया से मर जा रहे हो या किसी दूसरे रोग से मर जा रहे हो, तो रोग से जब मरने की बात हो तो ऑफ लगाते हो, जब किसी कारण से मरते हो तो जो है आप फ्रॉम लगाते हो। डिफर अपने साथ जो है विथ लेता है, और डिफर अपने साथ फ्रॉम भी लेता है। तो डिफर विथ ए पर्सन इन व्यूज, आई डिफर विथ यू ऑन द व्यूज ऑफ द लाइफ, मैं तुम्हारे साथ डिफर कर रहा हूं किसी पर्टिकुलर व्यूज पे, कि लाइफ का जो व्यूज है उस पर मैं तुम्हारे साथ सहमत नहीं हूं, मैं डिफर कर रहा हूं। ठीक है ना।
डिफरेंट जो है, डिफरेंट अपने साथ जो है फिक्स प्रीपोजिशन फ्रॉम लेता है, ठीक है ना। डिफरेंट अपने साथ फ्रॉम लेता है, इसको मिक्स मत कीजिएगा डिफर के साथ। तो डिफर विथ का मतलब होता है एक पर्सन के साथ जब व्यूज में डिफर करते हो तो डिफर विथ ए पर्सन होता है। डिफर विथ ए पर्सन ऑन हिज व्यूज, ऑन हिज व्यूज, ये होता है। आपको इसको ऐसे याद करना पड़ेगा कि समवन डिफर विथ समवन ऑन हिज व्यूज। समझ में आई बात। तो डिस्क्रेस अपने साथ ऑन लेता है और ड्वेल जो है अपने साथ ऑन या अपान दोनों लेता है। डाई जब आप मरते हो ऑफ लगाते हो, जब किसी रोग से मरते हो, जब किसी कारण की वजह से मरते हो तो फ्रॉम लगाते हो। और अगर हम डिफर की बात करें, डिफर अपने साथ विथ लेता है, तो डिफर विथ समवन ऑन सम व्यूज, किसी व्यूज पे किसी के साथ जब असहमत होते हो, डिफर करते हो, तब आप वहां पे विथ लगाते हो। आई होप ये फिक्स प्रीपोजिशन आपको याद रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें, एक होता है कोलिजन, कोलिजन का मतलब होता है टक्कर, और एक होता है कोल्यूजन, कोल्यूजन का मतलब होता है मिली भगत। कोलिजन का मतलब टक्कर, कोल्यूजन का मतलब मिली भगत। देखो मिल तो यहाँ पे भी रहे हो, जब कोलिजन होता है तब भी लेकिन मिल के टूट जाते हो, लेकिन जब कोल्यूजन करते हो तो मिल भगत करके किसी और को तोड़ते हो। तो स्ट्राइकिंग अगेंस्ट विंड एंड आइस वर ब्लेम्ड फॉर द कोलिजन इन्वॉल्विंग अप टू 12 व्हीकल्स। जो विंड और आइस है, ये दोनों कारण बने जो है 12 व्हीकल्स आपस में कोलाइड हो गई, उनका कोलिजन हो गया। और कोल्यूजन का मतलब होता है मिली भगत। स्पेलिंग देखिएगा, देखो कोल तो दोनों में है, कोल तो दोनों में है, लेकिन यहाँ पे कोलिजन है, यहाँ पे कोलिजन है, ISION है, लेकिन यहाँ पे जो आई है यहाँ पे यू हो गया, फिर SION तो दोनों में है। तो कोल है, SION है, कोल है, SION इधर भी हो, इधर आई है, इधर यू है, तो इसको कोलिजन पढ़ो, इसको कोल्यूजन पढ़ोगे, कभी दिमाग में एरर ही नहीं आएगा। मिलीगत, द पुलिस वर करप्ट एंड वर ऑपरेटिंग इन कोल्यूजन विद द ड्रग डीलर। जो पुलिस है वो करप्ट है और वो मिला हुआ है ड्रग डीलर्स के साथ, कोल्यूडेड है। कॉन्टेम्प्टिबल है मतलब तिरस्कार के योग्य है, कॉन्टेम्प्टुअस है तिरस्कार पूर्ण है, दो अलग अलग जगह यूज होगा। कॉन्टेम्प्टिबल है तो कॉन्टेंट के मतलब तिरस्कार के योग्य है, तो हर बिहेवियर वॉज कॉन्टेम्प्टिबल, कॉन्टेम्प्ट करने के लायक है। सी गेव हिम ए कॉन्टेम्प्टुअस लुक, उसने कॉन्टेम्प्टुअस तिरस्कार पूर्ण भावना से देखा। तो ये खाली इसके दो जो है मतलब दो एग्जेक्टिव, कॉन्टेम्प्ट एक वर्ब है, कॉन्टेम्प्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है तिरस्कार, तिरस्कार, ठीक है ना। तो कॉन्टेम्प्टिबल का मतलब होता है तिरस्कार के योग्य, और कॉन्टेम्प्टुअस का मतलब होता है तिरस्कार पूर्ण, तिरस्कार से भरा हुआ, और दूसरा है तिरस्कार के योग्य। इन मीनिंग में इन दोनों को इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको देखना पड़ेगा जो है कि कहां पे किसकी जरूरत है, तिरस्कार के योग्य या तिरस्कार से भरा हुआ, किस मीनिंग में सेंटेंस के अंदर इसकी यूज केस की जरूरत है। तो ये रहे आज के सारे वर्ड्स, आपके वन वर्ड हो गए, आपके इडियम्स हो गए, वर्ड सीरीज हो गए, फिक्स प्रीपोजिशन हो गए, फ्रेजल वर्ब हो गए, और आपके क्लोजेस से रिलेटेड शब्द हो गए। तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। अगली क्लास में मैं आपके पास 101 शब्द और लेके आऊँगा, जो कि होगा अपना D नंबर 27। लगातार पढ़ते रहिए, सीरीज को देखते रहिए। इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगी और वहाँ से डाउनलोड करके आप इसे पढ़ सकते हैं। तो अगली क्लास तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब जम के पढ़ाई करते रहिए।